नमस्कार, मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। मैं आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करूं उससे पहले आपको एक बार फिर याद दिलाऊंगा कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। आजकल एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि हम पुराना टैक्स रिजिम को ऑप्ट करें या नया टैक्स रिजिम ऑप्ट करें, क्योंकि अभी जो लोग स्पेशली एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो लोग जॉब में हैं, उनको अपना डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है। तो उनको ये ऑप्ट करना है कि वो कौन से ऑप्शन में जाना चाहेंगे। अभी गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिए हैं। अब ये दो ऑप्शन क्या हैं? जो ओल्ड टैक्स रिजिम है वहाँ पर आपको मालूम भी होगा कि जैसे टैक्स स्लैब्स होते हैं, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 लाख से लेकर और 10 लाख तक 20% और 10 लाख के अबव अगर आपकी इनकम जाती है तो बैलेंस इनकम पर 30% टैक्स। और लेकिन यहां पर आपकी जो भी इनकम है आप उसमें से कुछ डिडक्शन भी पाते हैं। जैसे कि अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं तो 50,000 रुपीज़ का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो आपकी इनकम मान लीजिए अगर 10 लाख की है तो 50,000 तो वैसे ही कम हो जाएगा, आपकी इनकम 9.5 लाख ही बचेगी टैक्सेबल। उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, पहली बात तो आपका अगर पीएफ डिडक्ट होता है या आपने कोई होम लोन लिया हुआ है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, या उसके अलावा आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं, आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसका प्रीमियम भरते हैं, तो इस तरह से आपको अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1,50,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिल जाता है। और अधिकतर लोगों ने, अगर आप इन्वेस्टमेंट ना भी करें तो इनमें से कुछ चीज़ें तो होती ही हैं। मतलब आपने अगर लोन लिया हुआ है, होम लोन तो ऑटोमेटिकली आपको ईएमआई भरनी है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट में कंट्रीब्यूशन जा ही रहा है। उसके अलावा अगर बच्चों की स्कूल फीस पे कर रहे हैं तो वो भी आपका 80C के तहत आपको डिडक्शन मिल जाता है, फिर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो अंडर सेक्शन 24B जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट होता है उस पर भी आपको डिडक्शन मिलता है। अगर आप रेंटल हाउस में रह रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, तो उस पर भी आपको जो आप रेंट पे करते हैं उस पर भी टैक्स में छूट मिलती है। तो कुल मिलाकर आप अगर ओल्ड रिजिम में हैं तो यहां पर आपकी इनकम जो भी हो उसमें से आपको काफी डिडक्शन मिलते हैं। जो डिडक्शन मिलते हैं उसके बाद ही जो अमाउंट बचता है उस पर आप, जो मैंने रेट बताया, उस पर आप टैक्स पे करते हैं। तो अगर आप नए रिजिम में जाते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं, तो यहां पर जो टैक्स रेट है वो काफी कम हो गए हैं। पहले 2.5 लाख की इनकम पर ना पहले टैक्स था ना अब टैक्स है। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर पहले भी 5% टैक्स था और अभी भी 5% का रेट है। 5 लाख से 7.5 लाख, पहले कैसे था कि 5 लाख से 10 लाख की जो इनकम है उस पर 20% का रेट था। अब 5 लाख से 7.5 लाख पर आपका 10% टैक्स होगा और 7.5 लाख के ऊपर और 10 लाख तक की जो इनकम होगी उसके ऊपर 15% टैक्स होगा। उसके बाद 10 लाख से लेकर 12,50,000 तक अगला जो 2.5 लाख है उसके ऊपर 20% का टैक्स होगा। 12.5 से लेकर 15 लाख तक जो होगा वहां पर 25% का टैक्स रेट होगा और 15 लाख के ऊपर जब इनकम एक्सीड होगी तो उस इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। तो यहां पर जो टैक्स स्लैब थे, पहले जैसे आप टैक्स 10 लाख के ऊपर आपकी इनकम जा रही थी तो उसके ऊपर सीधा 30% टैक्स लगता था, लेकिन अब 15 लाख के ऊपर जब इनकम एक्सीड होगी उस इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। मैं एक बात और बता दूं, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर मेरी इनकम 10 लाख के ऊपर चलेगी तो पूरी इनकम पर 30%, ऐसा नहीं है।
मैंने जो स्लैब रेट बताया, अगर जैसे मान लीजिए किसी की इनकम 10 लाख रुपीज़ की है और हम पहले ओल्ड रिजिम की बात करें तो वहाँ पे 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5%, यानी कि 12,500 रुपीज़ का टैक्स लगेगा। उसके बाद जो बैलेंस 5 लाख बचा उसके ऊपर जैसे मैंने बोला कि 20%, तो मतलब 5 लाख का 20% यानी 1 लाख रुपीज़। तो 10 लाख की पूरी इनकम पर 1,12,500 का टैक्स आएगा ओल्ड रिजिम में। ये 10 लाख मैं बता रहा हूं कि आपने अगर सब कुछ जो भी इन्वेस्टमेंट करना था वो सब बेनिफिट लेने के बाद में जो नेट इनकम बची वो अगर 10 लाख है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि पहले भी 10 लाख की इनकम थी, अभी भी 10 लाख की है, तो पहले अगर 10 लाख की इनकम है उसके अंदर से अगर जो पहले 10 लाख की इनकम है उसमें से आप 50,000 रुपीज़ का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ही लेंगे। मैंने बताया कि हर सैलरी इंडिविजुअल को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो इनकम बची 9.5 लाख, उसके ऊपर 1.5 लाख रुपीज़ का आप अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन क्लेम करेंगे, तो अगेन इनकम बचेगी 8 लाख रुपीज़। उसके अलावा हो सकता है अगर आपने होम लोन लिया है उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो 2 लाख रुपीज़ तक का इंटरेस्ट के अगेंस्ट में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो आपकी इनकम बचेगी 6 लाख रुपीज़। तो ऐसे में आपकी इनकम 10 लाख रुपीज़ थी, लेकिन आपने 80C का बेनिफिट लिया, आपने सेक्शन 24 का बेनिफिट लिया और स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट लिया और आपकी इनकम सीधी 6 लाख पे आ गई। उसके बाद आपको और भी बहुत सारे डिडक्शन, जैसे कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर 25,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर 25,000 रुपीज़, या अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी इनकम 10 लाख की थी तो आपकी इनकम घटकर काफ़ी कम हो जाएगी और आपका भले ही स्लैब रेट जो है वो 5%, 20%, 30% है, लेकिन क्योंकि इनकम कम हो जाएगी इसलिए आपका टैक्स लायबिलिटी कम होगी। दूसरी तरफ हम लोग न्यू रिजिम की बात कर रहे हैं, यहां पर टैक्स स्लैब्स जो हैं वो छोटे छोटे हैं, आपके रेट कम हैं, लेकिन प्रॉब्लम है यहां पर डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां तक कि अगर आप LTA या LTC का जो बेनिफिट लेते हैं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसके लिए वैसे तो केस टू केस डिपेंड करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लिए जो ओल्ड रिजिम है वही बेहतर होगा। और एक बात मैं आपको और याद दिला दूं कि यहां पर आपको चॉइस है। अगर आज आपने डिक्लेरेशन दिया और वहां पे आपने ओल्ड रिजिम ऑप्ट किया और बाद में हो सकता है कि आपने रियलाइज किया कि आपने तो इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, जिसकी वजह से न्यू रिजिम में आपको टैक्स कम आ रहा है, तो आप ITR फाइल करते समय अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अगर आपका टैक्स अधिक कटा है और जिस ऑप्शन में आप जा रहे हैं कोई भी हो, यानी ओल्ड से न्यू या न्यू से ओल्ड, लेकिन अगर आप न्यू में अभी रहे और आपने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं तो कोई फायदा नहीं है। बट आपने न्यू ऑप्ट किया और बाद में आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया और आपको लगा कि ओल्ड रिजिम में आपके लिए बेटर है और आपका टैक्स कट चुका है, तो भी आप रिटर्न फाइल करते समय इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन चेंज करेंगे और नए ऑप्शन के हिसाब से, मतलब न्यू रिजिम में जा रहे हैं तो आपको टैक्स कम लग रहा है, या आपने न्यू ऑप्ट किया था और ओल्ड रिजिम में आपको टैक्स कम लग रहा है, तो जो एक्स्ट्रा टैक्स कटा है वो आप रिफंड उसका क्लेम कर सकते हैं। तो ये चॉइस है, बट मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन की हैं अलग अलग स्लैब पर, वहाँ मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचें या ना सोचें। एक तो सोचना चाहिए, क्योंकि कम से कम इस टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अपने पास अपने फ्यूचर गोल्स के लिए कुछ तो सेविंग हो जाती है। तो ये एक अच्छा एक्चुअली अट्रैक्शन है सेविंग के लिए, ये मोटिवेट करता है सेविंग करने के लिए जो ये टैक्स बेनिफिट है। तो मेरे हिसाब से तो आपको डेफिनेटली ओल्ड रिजिम में ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये भी सोचते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो भी बहुत सारे डिडक्शन ऐसे होंगे जो आपको ऑटोमेटिकली मिल रहे होंगे। उस हिसाब से भी देखा जाए तो मेरे हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजिम ही अच्छा होगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में तो 80C की तो बात की ही, उसके अलावा बहुत सारे अदर डिडक्शंस भी एप्लीकेबल होते हैं, लाइक NPS
में भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम में, तो उस पर भी आपको 50,000 रुपीज़ तक का एडिशनल कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं और उसमें आपको अलग से टैक्स में छूट मिल जाती है। तो इस तरह से आप ओल्ड रिजिम ऑप्ट कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।